हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे 18 और 19 फरवरी की करंट अफेयर्स को। स्टार्ट थोड़ा सा रिजर्वेशन इशू के बारे में जानेंगे। ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चीता के नंबर बड़े हैं, या इम्पैक्ट समिट की कुछ अपडेट्स हैं। H-125 हेलीकॉप्टर अब इंडिया में असेंबल किया जाएगा। रॉयल नेवी रेटिंग्स, इसका रिवोल्ट हुआ था 1946 में, उसकी 80वीं वर्षगांठ है, उसको जानेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है और वर्ल्ड कैसे प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, इसको थोड़ा जानेंगे। और राज्यसभा इलेक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस समय इंडिया की जो नेवी है उसका इस समय इंटरनेशनल रिव्यू चल रहा है फ्लीट का। 18 फरवरी को ये विशाखापट्टनम में हुआ है। प्लस इसके साथ ही साथ विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज मिलान भी कंडक्ट कराई जा रही है साथ में। तो आप ये देख सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर, ये हमारा INS विक्रांत है। ओके, इस पर इंटरनेशनल रिव्यू चल रहा है। ओके, इसमें लगभग 70 वॉरशिप्स इसके आसपास दिखेंगी तुम्हें, उसको चेक किया जा रहा है। इसमें चेक करते हैं कि किस तरह से हमारी वॉरशिप्स वगैरह हैं, क्या है, हमारी क्या पावर है, ब्लू नेवी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ओके, तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का इंडियन नेवी ने होस्ट किया। 18 फरवरी ये विशाखापट्टनम में हुआ, मैं बता चुका हूँ। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इसकी जो थीम थी, यूनाइटेड थ्रू ओशियंस, है क्या? नहीं, सारा पूरी दुनिया जो है ओशियंस के थ्रू ही यूनाइटेड है। और ये सही बात भी है, क्योंकि जो कुछ लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ को छोड़ दो, अदरवाइज़ बाकी की सारी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। इमरान खान को हमारे जो सुनील गावस्कर हैं वो 17 साल की उम्र से जानते थे, तो उसके लिए अर्ज किया है पाकिस्तानी एजेंसीज़ को कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मारे डाल रहे हो उसको। ओके, क्योंकि उसने अपना विज़न लॉस्ट कर दिया है। 80%, 85% अपनी आँखों का विज़न लॉस्ट हो चुका है। देखिए, आयरनी यही है कि न तो सुनील गावस्कर के लिए वहाँ के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आवाज़ उठाई है, ना ही उनकी पार्टी के ही जो लीडर्स थे पाकिस्तान के, मतलब इमरान खान की पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इंडिया के जो क्रिकेटर्स थे, इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो इस इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं मतलब कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया ईरान के द्वारा, लेकिन कुछ ही समय के लिए करेंगे, अदरवाइज़ इनकी हालत ख़राब कर दी जाएगी। ओके, तो ऐसा रिपोर्ट किया था कि वुड टेम्परली शट डाउन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, अगर US ने कुछ भी अटेम्प्ट किया यहाँ पे, मतलब अटैक करने का कुछ भी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आप देख सकते हैं ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है, इसको चोक नहीं कर सकते हैं क्योंकि 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई गोज थ्रू दिस स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो, टी ट्राइब्स को 3% कोटा दे दिया है इन्होंने असम में जॉब्स में। ये जॉब होंगी क्लास 1 क्लास 2 की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और क्लास 3 4 की भी हैं। पहले क्लास 1 क्लास 2 को नहीं था, बट अब बढ़ा दिया गया है ना, अप्रूव कर दिया गया है इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो, टी ट्राइब्स क्या होती हैं? ये ट्राइब वो ट्राइब हैं जो असम के जो अंग्रेज़ थे ना, अंग्रेज़ सेंट्रल इंडिया से इधर उधर से उन लोगों को उठा के ले गए थे, मतलब एक तरह से माइग्रेट करा के ले गए थे, और चाय के जो खेत खदान होते हैं उनमें काम करवाने की बात की गई। तो ये लोग तब से लेके अब तक चाय के ही फील्ड्स में काम करते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को टी ट्राइब्स बोल देते हैं। और जो लोग नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद ट्री प्लांटेशन, उनको टी ट्राइब्स का दर्जा नहीं है, उनको एक्स टी ट्राइब्स का दर्जा दिया हुआ है। ओके, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पूछा जा सकता है टी ट्राइब्स को गवर्नमेंट जॉब्स में किस सरकार ने 3% का कोटा दिया, तो आपका आंसर होगा असम होगा। ओके, ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, तो वोट्स वगैरह चाहिए, तो इस तरह से कर दिया गया। प्लस महाराष्ट्र ने 5% मुस्लिम कोटा को वो कर दिया ख़त्म। अब देखो, फॉर्मली विड्रू डिकेड ओल्ड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, मतलब ये कांग्रेस ले आई थी इनके लिए बेमतलब में, ठीक है कि नहीं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी बोला था कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड भी हैं, इस तरह से बोला जाए। तो कांग्रेस NCP की गवर्नमेंट ने इसको ला दिया था इनके लिए। तो कांग्रेस वाले तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते ही हैं, बट आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, उसमें रिलीजन बेस्ड कोटा की बात नहीं हुई है रिजर्वेशन की। रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन केवल और केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। आप बोलोगे कास्ट बेस्ड क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो अत्याचार होते थे वो नीचे की कास्ट के लोगों पर ही अत्याचार किए जाते थे। इसके लिए ही इसमें रिजर्वेशन लाया गया था, पहले 10 साल के लिए केवल, और उसके बाद इसको बढ़ाते गए हैं, वो अलग बात है। 10-15 साल के लिए लाया गया था इसको, बट अब चूंकि इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, बट वो रिजर्वेशन पॉलिटिकल और किसी भी मुद्दे के साथ साथ चलता चला आ रहा है, किसी भी रीजन से कहें। बट रिलीजन के बेस्ड पे कोटा नहीं था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बेस पे इसलिए नहीं था कि देखो, अब दो तो कंट्रियाँ मिल गई थी, 15% 20% पॉपुलेशन हुई थी मुसलमानों की उस टाइम पे, और उन्होंने लगभग
मतलब 30% आई थिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश का एरिया मिला दो, उतनी लैंड उनको मिल गई थी। उसके बाद से इन पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कास्ट की तरह इनके ऊपर भेदभाव नहीं किया गया है शुरू से ही। अपनी रिलीजियस रिजिडिटीज़ की वजह से अगर ये बैकवर्ड ही बने हुए हैं, मदरसा में पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई नहीं करना चाहते और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना चाहते और उसकी वजह से बैकवर्ड बने हुए हैं, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ओके, सरकार फैमिली प्रोग्राम जैसे हिंदुओं के लिए चला रही है, सेम चला रही है, सेम वेलफेयर प्रोग्राम्स भी इनके लिए चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है मुस्लिम लोगों को कोटा देने का इस देश में। तो ये मुद्दा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नक्सलिज्म का अंत होने को आ गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी थी अमित शाह ने, बोले यहाँ इस तारीख तक आते आते नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म कर देंगे। नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, नक्सलवाद ये गांव है 1967 में, ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। यहाँ के राइस फील्ड से इसकी शुरुआत हुई थी। ये सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। बिहार में फैला, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब जगह ये फैल गया बुरी तरह से। पूरा रेड कॉरिडोर अगर आप इंडिया को देखेंगे, ओके, तो ये जो पूरा कॉरिडोर है ये रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो पूरा इस रीजन में नक्सलवाद भर गया था। ओके, और देखें तो देखो 2025 में ही 260 माओइस्ट आइडियोलॉजी के लोगों को मार दिया गया था, है ना, प्लस 1500 से ज़्यादा लोग सरेंडर कर चुके हैं। तो बहुत सारी सक्सेसफुल, मतलब जैसे कोबरा बटालियन हमने सीआरपीएफ की थी, पुलिस फोर्सेस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और जो होम मिनिस्टर का जो डेडलाइन है नक्सल फ्री इंडिया का, उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए ही आया, बताने के लिए, एक तरह से रिमाइंड कराने के लिए कि भाई साहब तैयार हो जाओ, तारीख आ रही है। देखते हैं होम मिनिस्टर किस तरह से अनाउंस करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि कुछ आइडियोलॉजिकल लोग फिर भी बने रहेंगे। एक तरह से जो सीड होता है ना, बीज, वो बचा रहेगा। और जैसे ही ये सरकार पावर से जाएगी या कोई और तत्व उसमें पावर में आएंगे, तो फिर से ये खड़ा होने के इसके चांसेस हैं। अब देखो, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैंने बताया था, ये 18 की न्यूज़ थी। 19 तारीख को बोल दिया है कि ईरान ने जो इसकी की मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यूएसए ने इसको 10 दिन की गाइडलाइन वो दी है, टाइम लाइन, 10 दिन में अगर तुम कोई डील करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प कुछ करेगा, कर भी सकता है, वी कैन नॉट से, दे आर वेटिंग। बट यस, ईरान ने अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, कॉन्क्रीट शील्ड लगाना शुरू कर दिया है, मिट्टी से कवर करना शुरू कर दिया है कि देखे नहीं, क्योंकि अगर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर से दिखाई देता है दे कैन बॉम्ब इट। ओके, और पुलिस में अगर रिफॉर्म करनी है तो वो पुलिस स्टेशन पर ही शुरू होनी चाहिए, कोर्ट में शुरुआत नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से देखो, ये भी देखा गया है, इसको अगर देखा जाए, फॉर मैनी पॉलिटिकल लीडर्स जो पावर है ना, वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो दिखाई भी देनी चाहिए कि हाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब एक तरह से सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको उनकी औकात दिखाना जरूरी है, ये कहना चाहते हैं। ओके, बोले हमारे पास पावर है, ये हम तुम्हें दिखाएंगे भी और एक्सरसाइज भी उसको करेंगे। ओके, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? लॉयल्टी को रिवार्ड करने के लिए और इंडिपेंडेंस को पनिश करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्रिटिसाइज़ किया है कि गवर्नमेंट्स जो हैं एडहॉक अपॉइंटमेंट कर दिए थे डीजीपीज़ के कई जगह पे, ठीक है कि नहीं, और डीजीपी वगैरह हो गए, इनको बोला गया था प्रकाश सिंह केस में बोला गया था कि इनका जो है फिक्स टेन्योर होना चाहिए, जैसे एसएचओ या एसपी लेवल के अधिकारी हैं, इनका एटलीस्ट 2 साल का तो कार्यभार दो, मिनिमम एश्योरेंस ऑफ 2 ईयर्स। इसके बाद तुम इनका ट्रांसफ़र करे दे रहे हो, नया आदमी अपॉइंट करे दे रहे हो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ओके, ये इसलिए किया जाता है, क्यों? टू रिवॉर्ड लॉयल्टी एंड टू पनिश इंडिपेंडेंस, इसलिए किया जाता है। लोगों को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। और पुलिस के बारे में दुनिया जानती है कि इनको पब्लिक का ट्रस्ट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एफआईआर ही नहीं फाइल करते, अगर जाओ तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, इनसेंसिटिव बिहेवियर करते हैं, है ना। तो ये सारे लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। तो ये मीरान चड्डा ये हैं, ये आप देखोगे ये आईपीएस रिटायर्ड हैं। ओके, तो अच्छा आर्टिकल है, बट देखो क्या होता है। नेक्स्ट, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया है कि पुलिस को किस तरह से बिहेव करना है। तो उन्होंने बोला है कि डायरेक्शंस दिए हैं कुछ, कि लॉकअप की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, कैपेसिटी डिस्प्ले करो, है ना, जो रूम्स हैं उनको प्रॉपर लिट करो, लाइटनिंग की व्यवस्था वहाँ अच्छी होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, बिस्तर वगैरह दिए जाएँ कैदियों को, और बिस्तर जो दे रहे हो भाई उनकी रेगुलरली धुलाई होनी चाहिए और सुखा के दो। जेंडर सेंसिटिव बनाओ प्रेजेंस को। ओके, फूड वाटर हाइजीन का ध्यान रखो। आप मानोगे नहीं कि जब जेल में दाल आती है ना, दाल चावल खाने के लिए, तो ये चावल है तो इसमें कीड़े साफ दिख रहे होते हैं। ओके, और दाल के नाम पर ये दाल है, इसमें 100 ग्राम दाल लेंगे और कम से कम 5 किलो पानी डाल देंगे। ओके, तो एक तरह से सूप आता है, ये बहुत बुरी हालत होती है। तो इस पर भी हाइजीन के नाम पे कुछ है नहीं। प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़,
कोई वो नहीं है, मतलब मेडिकल में आपको जुकाम हो गया है तो आपको रेबीज की वैक्सीन भी लगा दी जा सकती है, तो कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर। बहुत बुरी हालत है, तो अच्छा शुरुआत है। दिल्ली पुलिस के डीजीपी को मेरा सल्यूट है, उन्होंने एटलीस्ट ये शुरुआत तो की है। ओके। और इस तरह के लोग आते हैं जब ये शुरुआत करते हैं, तभी आगे चल के ये रूल्स बनते हैं, है ना। अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट, डीजीसीए ने अप्रूव कर दिया है स्विफ्ट बैन ऑन डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर। कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं अड़ियल टाइप के, जैसे क्या करेंगे, बोले हम दारू पियेंगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही, सिगरेट पीने लगते हैं, है ना, इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा खोलने लगेंगे, है ना, खिड़कियों, जो दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं उनको खट 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 ठोकने लगते हैं, हिलाने लगते हैं, खोल के देखने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगेंगे वहीं पर बैठ के, स्लोगन मारने लगेंगे अल्लाह अकबर टाइप, है ना, और अनरूली कंडक्ट करेंगे इंटॉक्सिकेशन की वजह से, मतलब किसी को गाली देने लगे, कुछ भी करने लगे। कुछ लोग होते हैं कि नमाज़ पढ़ने लगते हैं, हालांकि इसको ऐड नहीं किया गया है डिस्ट्रप्टिव एक्ट में, बट चूंकि नमाज भी पढ़ने लगते हैं, भाई कोई बीच में आके नमाज पढ़ने लग गया और किसी को बहुत तेज टॉयलेट लगी है तो वो जा नहीं सकता है, क्योंकि प्लेन में बहुत स्पेस नहीं होता है। अगर ये प्लेन की बॉडी है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे सीट्स लगी रहती हैं और बहुत ही नैरो कॉरिडोर होता है जिसके थ्रू आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी शुरुआत है। ये बैन हो जाएगा 30 दिन का विदाउट एनी रेफरल। ओके, और आगे भी बैन को कंटिन्यू किया जा सकता है, ऐसे प्रोविजंस होंगे, बट अभी तो 30 दिन की बात की गई है ना। कमेटी विल बी रिक्वायर्ड डिसीजन विद इन 45 डे। अच्छा, 45 दिन के बाद ही इस डिसीजन को वो किया जा सकता है रिव्यू, बट इससे हमें नहीं मतलब है, बट ये पता होना चाहिए, इट्स अ नाइस थिंग। प्लस चीता की संख्या लगातार बढ़ रही है। जेमिनी ने कूनू नेशनल पार्क जो श्योपुर में है, ये एमपी में पड़ता है, ध्यान रखना, तो अब 38 हो गए हैं। बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा है ये। आई मीन हर महीने 3 महीने में कि 5 कप्स को जन्म दिया, फिर 5 कप्स को दिया, इट्स अ नाइस थिंग। ओके, और हमने देखो 8 तो हम नामीबिया से लेके आए थे, फिर 12 हम साउथ अफ्रीका से लेके आए थे, इतने तो हम चीते लेके आए थे। 8 में से कई, इन 20 में से कई मर चुके थे, मतलब 10 के करीब तो मर ही चुके हैं, तो बहुत सारे इसमें 38 में इंडिजनाइज्ड चीते हैं, भारत में ही जन्मे हैं। इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप की बात करें तो इसको एलिवेट कर दिया गया है, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ग्लोबल का मतलब है कि अब ये दोनों मिलके केवल और केवल भारत और फ्रांस की बात नहीं करेंगे, ये दोनों मिलके दे विल सेट द ग्लोबल नैरेटिव एज वेल। तो वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसको स्टीयर करने का काम भी ये दोनों कंट्रीज़ करेंगी, और जो सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसमें इन दोनों कंट्रीज़ की बहुत पार्टिसिपेशन रहने वाली है। मीन्स दे विल शेप द एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो जो हॉराइजन 2047 रोड मैप है ईयू का, इसके बारे में भी बात की गई है। और इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप, अब ये तो वही सब बातें हैं बकवास के, नो बाउंड्स, कोई बाउंड्री नहीं है, ओशियन के डीप तक पहुंच सकती हैं, माउंटेन्स के हाइस तक पहुंच सकती हैं, बेकार की बातें हैं। प्लस देखो क्रिटिकल टैग, मतलब 21 से ज़्यादा एमओयू टाइप के साइन किए गए हैं यहाँ पर, ये अच्छी खबर है। ओके, प्लस भारत मंडपम में हो रही है, इस तरह का दिख रहा है। शील्ड डेमोक्रेसीज़ की बात की गई है यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट में। देखो डेमोक्रेसीज़ को बहुत खतरा है, चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम एआई के थ्रू किया जा सकता है, शैडो बैन करके किया जा सकता है, डीप फेक का यूज़ करके, जैसे आपने देखा होगा कि अमित शाह की वीडियो कैसे वायरल हो गई थी कि वो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। ओके, तो डेमोक्रेसीज़ को शील्ड करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से इंडिया जैसी डेमोक्रेसी की को, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम है। ओके, प्लस लोगों के अंदर मोरालिटी बहुत कम है, लोग अननेसेसरीली झूठ फैलाने में लगे हुए हैं जबकि उनका कोई मतलब भी नहीं है। प्लस हमारा अपोजिशन इतना वो नहीं है कि उनको ये नहीं पता है कि हमें अपने डेमोक्रेसी को बचा के रखना है, देश को इंटरनल वायलेंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं ढकेल देना है, तो दे जस्ट वांट टू कैप्चर पावर। तो अच्छी बात की गई है। प्लस जो आईआईटीज़ हैं इंडिया के, फ्लड अलर्ट्स एआई का यूज़ करके स्पीच कैसे सिंथेसाइज करनी है, वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, प्लस हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने बोला है कि जैसे हम वेपन्स की टेस्टिंग करते हैं ना, वैसे ही हमको एआई इनेबल्ड सिस्टम्स की भी टेस्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ओके, प्लस ये वही सारी बातें हैं कि हमने फ्रांस के साथ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिब्रेट कर दिया है। ओके, और जो फ्रांस है वो डिकेड से हमारा बहुत ही डिपेंडेबल पार्टनर रहा है, रिलायबल पार्टनर रहा है वो। और ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं कई बार इंडिया में आ चुके हैं, 6वीं बार आए हैं ये। ओके, डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने राफेल जेट के साथ परचेज करने की प्रपोजल को क्लियर कर दिया। देखो हमारे पास 36 राफेल तो ऑलरेडी हैं ही हैं, प्लस हम 26 राफेल नेवी वर्जन के खरीद रहे हैं नेवी के लिए, प्लस 114 राफेल और हमने जो परचेज करने हैं उसकी हमने क्लियर कर दी है, तो बहुत सारे राफेल हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा है भाई, जब इतना पैसा अपन लोग इनको देने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि तारीफ़ों के पुल तो इंडिया की बांधेंगे ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये एथिक्स GS4 के लिए ज़रूरी है। जो एआई है ना, उसको सोवर्निटी को रेस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और हमको एआई को डेमोक्रेटाइज करने की बहुत ज़रूरत है।
सोवर्निटी का मतलब है कि एआई का मिसयूज करके जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे एजेंट्स को हायर कर सकते हैं। मतलब जैसे यूएसए चाहे तो इंडिया के एक आदमी को बोले कि हम तुझे $10,000 पर मंथ देंगे। $10,000 का मतलब समझ रहे हो आप, लगभग लगभग ये हो गए तुम्हारे, एक जीरो लगा दो, दो जीरो लगा दो, मतलब 10 लाख रुपए हो गए लगभग। किसी आदमी को 10 लाख रुपए महीने मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो यूएसए के लिए काम करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ओके, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से 10-10 हज़ार डॉलर दे के कुछ लोग $1,000 1 लाख रुपए में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर वो 10,000 लोगों को भी हायर कर लेते हैं, जाहिर सी बात है वो इंडिया की सोवर्निटी को खतरे में डाल देंगे। ओके, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, डी फेक का यूज़ करके, है ना, राइट्स करवाना, और दे कैन डू एनी थिंग, प्रेटी मच एनी थिंग। ओके, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। प्लस डेमोक्रेटाइजिंग एआई का मतलब ये है कि जो गरीब तबका है उन तक भी ये पहुंच सके। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? फॉर ऑल, है ना, बाई ऑल। तो अफोर्डेबिलिटी एआई की थोड़ी सी बढ़ानी है अपन लोगों को, और इसकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ानी है। अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। गलगोटिया का जो इंसिडेंट हुआ, देखो हमारे यहाँ की तो मीडिया, देखो मोदी ने बोला था कि जो प्रेस होती है ना, मीडिया एक मक्खी की तरह है। मक्खी भी हमारे यहाँ दो तरह की होती हैं। एक होती है मधुमक्खी, जो मधु पर बैठती है, फूल पर बैठती है। एक होती है वैसी फर्जी मक्खी, ठीक है, जो हमेशा कहाँ पर बैठेगी? गंदगी पर बैठेगी। तो हमारे यहाँ की मीडिया ना ये वाली मक्खी है। तो एक गलगोटिया का इंसिडेंट खराब हुआ है, उसी को इतना ज़्यादा कवरेज दिया गया, इतना ज़्यादा कवरेज दिया गया है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। चाहे आप चाइना को ले लो, चाहे यूएसए को ले लो, चाहे और कंट्रीज़ को ले लो जो इंडिया को ख़राब दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान हो गया, है ना, और हमारा अपोजिशन हो गया, ये पता नहीं क्यों हमारे इंडिया के ही दुश्मन बने बैठे हैं। गलगोटिया का एक बहुत ही माइनर इंसिडेंट था, बाकी का इतना सब कुछ हुआ, इतने एमओयू साइन हुए, इतना इन्वेस्टमेंट आया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन हुई है। ओके, 30 से ज़्यादा देशों के लीडर्स आए, मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आए। ओके, प्लस 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ कह रहा हूँ, सीईओज आए कंपनीज़ के, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बट चूंकि केवल ये एक ख़राब चीज़ होगी तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इसको बर्बाद करने के लिए। बट जाने देते हैं, अब इसको याद रखिएगा। एआई मिशन 2.0 के अंतर्गत हम लोग 2000 जीपीयूज और खरीदेंगे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पता है सीपीयू होता है, जीपीयू नया आया है। ये प्रोसेसिंग करता है बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके की। सीपीयू जैसे अगर कोई इमेज बनानी है तो वो इस तरह से बनाएगा, ठीक है कि नहीं, रेक्टेंगुलर फ्रेम में, तो यहाँ पर एक इमेज बन के तैयार हो जाएगी। जीपीयू क्या करता है ना, एक साथ ही पूरी इमेज को बना देगा, मतलब सटाक से एक साथ पूरी इमेज तैयार कर देगा, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ लाइक 1000 टाइम्स मोर फास्टर देन दिस सीपीयू, तो और ज़्यादा भी फास्ट हो सकता है। तो याद रखिएगा, एआई 2.0 मिशन के तहत ये हम कर रहे हैं, एआई मिशन 2.0। प्लस इंडिया और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च कर दिया गया है मुंबई में, और ये जॉग करते हुए देखिए, जॉगिंग करना एक तरह से सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है। ये बताना चाहते हैं कि इंडिया इज़ सेफ, इतना सेफ है कि किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट आके जॉगिंग कर सकता है सड़क पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एआई 2.0 मिशन के तहत यूपीआई लाइक जो सर्विसेज होती हैं वो अपन लोग एमएसएमई के लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐप वगैरह लॉन्च किए जाएंगे एमएसएमई के लिए, कि एमएसएमई कंपनीज उस ऐप को डाउनलोड कर लें और पेमेंट्स को ईजिली कर सकें। प्लस कर्नाटका में ये जो यूरोप का H125M हेलीकॉप्टर है, बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है। ये माउंट एवरेस्ट को ऊपर तक जाके उड़ के आया है। ये रिप्लेस कर सकता है चेतक और चीता जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इसकी जो असेंबली लाइन है, देखो इसको याद रखिएगा, ये असेंबली लाइन है, अपन लोग इसको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। इसके कुछ कंपोनेंट्स तो विदेश से आएंगे, जो मेन मेन कंपोनेंट हैं, जैसे इसका इंजन हो गया और कुछ वो चीज़ें हो गई, चिप वगैरह हो गई। बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा, और वो सप्लाई कर देगा कहाँ? कर्नाटक को, कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो वहाँ पे जब ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ आ जाएंगे तो उसके बाद इनको असेंबल करना शुरू किया जाएगा। अब जब असेंबल हो जाएगा तो क्या करेंगे? अपने घर में तो रखेंगे नहीं, इसको बेचा जाएगा बाहर, पैसा कमाया जाएगा, इंडिया भी कमाएंगे और विदेश की कंट्रियाँ भी कमाने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें मैं बात करूँ, इसका जो एक हाई लेवल ऑफ इंडियनाइजेशन तो होगा ही, इसका जो मिलिट्री वर्जन है आगे चल के हो सकता है कि इसको भी इंडिया को दे दिया जाए। ये सिविल वर्जन है बेसिकली, कि कहीं पर रेस्क्यू करना है या किसी प्रधानमंत्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ नहीं है, ये नीदरलैंड में ये पत्थर गड़ा हुआ मिल गया, आप देख सकते हैं, इस पर कुछ ड्राइंग्स बनी है। तो उन्होंने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि दिस इज़ अ बोर्ड गेम, लेकिन मुझे लगता नहीं है, ये रिसेंटली किसी ने ऐसे चलते चलते फेंक दिया होगा। इट्स नॉट दैट ओल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, स्नोबॉल अर्थ की बात कर लेते हैं। क्रायोजीनियन पीरियड एक ऐसा टाइम आया था 720 से 635 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब एक तरह से प्री कैम्ब्रियन एरा में ऐसा आया था कि जो हमारा अर्थ है ना पूरा स्नोबॉल बन गई थी, पूरा जम गई थी बर्फ़ से। मतलब जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रीजन भी फ्रीज हो गए थे।
ऑलराइट, तो ऐसा इसमें बोला गया है, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस वाले हैं और पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनको फ्रेटर्निटी मेंटेन करके रखनी है, फॉस्टर करनी है। फ्रेटर्निटी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार यूज़ हुआ है, प्रियम्बल में यूज़ किया गया है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यूज़ किया गया है। ओके, याद रखिएगा इसको। देर इज़ अ नीड, ये हमारी BV नागरत्ना है, सुप्रीम कोर्ट की जज है। देयर इज़ अ नीड टू रिस्ट्रेन डिस्क्रिमिनेटरी एंड कम्युनली डिविजिबल पब्लिक स्पीचेज फ्रॉम ऑल साइड्स। पब्लिक में जाके देखो, ये जनरली हिंदुओं के लिए बोल देते हैं, मुसलमान इतनी पब्लिक स्पीचेज में हेट स्पीच देते हैं। आप किसी भी उसमें चले जाइए, मॉस्क वगैरह में। जब मैं NIT श्रीनगर से पढ़ रहा था, तो जो हजरत बल दरगाह है, एक सेकंड दीजिएगा। ऑलराइट, आई वाज टेलिंग यू दैट व्हेन आई वाज इन कश्मीर in 2013, you could not go and sit near Hazrat Bal Dargah on Fridays. They literally used to scream. I don't know what they were preaching in Kashmiri language, but you could not go there and sit. You would be scared and you will run like hell. It was like that. तो फ्रॉम ऑल साइड्स के लिए बोला गया है, बट हम समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत ने भी बोला है कि अपन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वो करना, अपहोल्ड करना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि देखो, कई सारे जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, हाई रैंकिंग पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, ओके, और ये मतलब डिस्क्रिमिनेटरी, हॉस्टिलिटी, इन सबको प्रमोट करते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट, पुलिस ऑफिसर्स भी हो गए, तो ये भी एक्सक्लूजन हो गया। कुछ लोगों को सेवा करेंगे अच्छे से, कुछ को नहीं करेंगे, तो इन सारी चीज़ों से बचना है। फ्रेटर्निटी फॉलो करनी, मतलब देश को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। ओके, बट साथ साथ जो, ये तो बात ठीक है, कहने सुनने की बात है, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है कि नहीं? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1946 की। रॉयल नेवी रिवोल्ट हुआ था, इसके बारे में बता देता हूँ। 18 फरवरी को 80वीं सेरेमनी मनाई गई। 1946 में ये हुआ था, और ये नेवल बैरक्स इन बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था। और इसमें लैग्ड थी, मतलब कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वैसे ही उठ के एक दिन मुंह धुला, बोले आज रिवोल्ट कर देते हैं। 18 फरवरी को ये स्टार्ट हुई। हिंदुस्तान मैरीटाइम, और ये शिप करके कुछ है, तलवार पे ये शुरू हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, इन लोगों ने अपनी नाव जो है, शिप जो है, साइड में लगा दी डॉक पे, और बोले कि भूख हड़ताल कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक किया। ये किया किसके अगेंस्ट था? खराब खाना, ठीक है, कम तनख्वाह मिलती थी, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता बाई ब्रिटिश फोर्सेस। ओके, तो देखते ही देखते, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, देखते ही देखते 22 शिप एंकर हो गई थी बॉम्बे हार्बर पे। ओके, इन्होंने शिप ली, और जितने भी नेवी वाले लोग थे, सुभाष चंद्र बोस की पोर्ट्रेट लेके, और जो झंडे किस किस के उठाए थे इन्होंने, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का झंडे लेके, बोले कि हम अंग्रेजों को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। ये सारी कहानी इनकी चली। अगले 5 दिन तक ये कई जगह पर फैल गया। कराची, बॉम्बे, कोच्चि, विशाखापट्टनम, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड कोलकाता, बहुत फैला। ठीक है कि नहीं? उसके बाद कई जगह क्लैशेस भी हुए अंग्रेजों और इनके बीच में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को इसमें बहुत मिली थी, और 200 से ज़्यादा, मतलब कई लोग मारे गए थे। 200 तो एक ऑफिशियल फिगर है ना। शॉर्ट लिव्ड था। इसके बाद कैबिनेट मिशन का फेलियर हुआ। फेलियर क्या था? बेसिकली दे वांटेड टू गिव यूनाइटेड इंडिया। कैबिनेट मिशन इंडिया को 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं करना चाहता था। और इसके बाद क्या होता है कि कॉल ऑफ डायरेक्ट एक्शन, मोहम्मद जिन्ना ने बोला है कि अपन लोग डायरेक्ट एक्शन करेंगे, और कम्युनल वायलेंस रप्ट हुआ। और ये यूनाइटेड इंडिया छोड़ के जाना चाहते थे। इसके बाद आपका माउंट बेटन आया, तो उसने बोला कि 3 जून प्लान था ना, उसमें बात की गई कि हम लोग जल्दी छोड़ देंगे और डिवाइड कर दिया जाएगा। ये सारी कहानी थी, आप बस इसको याद रखिएगा। 1946 में अगर लास्ट टाइम अगर कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कब देखने को मिली थी, तो वो RIN रिवोल्ट के टाइम पर एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला था इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो, ये एक 23 साल का लड़का है, साहिल धनेश्वरा। इसके पिता नहीं है, फादर नहीं है, इसकी माता सिंगल मदर थी, बेचारी इसको पाल पोस कर बड़ा की। और एक जुवेनाइल, मतलब एक छोटा बच्चा कार चला के जा रहा था, बेचारा ये बाइक से जा रहा था और इसको उड़ा दिया। और इस जस्ट बहुत ही हुआ, मतलब बहुत ही दुखद घटना है। इसकी माँ रोती रही, बिलखती रही। जुवेनाइल कोर्ट में ले गई पुलिस, क्योंकि आपको पता है 18 साल से छोटे बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है पुलिस में, उसको तुरंत छोड़ दिया गया। और उस होम में रखा गया, सुधार गृह में। वहाँ से भी ये लड़का बेचारा नहीं कहेंगे उसको इसके घर वाले ले आए, क्योंकि 10th के एग्जाम आ रहे हैं उसके, मतलब 10वीं क्लास का बच्चा कार लेके जा रहा है और उसको उड़ा दिया, बच्चे को, 23 साल के लड़के को। तो बहुत ही सैड अफेयर है। हम ये नहीं कह सकते कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इसके जुवेनाइल ने अगर इस तरह का केस किया है, तो जो सज़ा
एक एक्सीडेंट करने पर, डेथ पर किसी एडल्ट को होती, उसकी आधी सज़ा कम से कम इस लड़के के पिता को या माता को मिलनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, जिसने ये एक्सीडेंट किया, ये जुवेनाइल ने, ठीक है। बट चूंकि जुवेनाइल है, और ये चूंकि जुवेनाइल अगर गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, तो माता पिता संपन्न होंगे, पैसे वाले होंगे, और जो जस्टिस है वो पैसे वालों की ही है, जो पावर में है। आइदर यू आर इन पावर और यू हैव मनी, देन ओनली जस्ट यू विल गेट जस्टिस, अदरवाइज। इसकी माँ बेचारी रोती रही। शिव अरूर, ये एक पत्रकार है जो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद ही ये जो है इस अखबार में इनका मेंशन देखने को मिला है, अदरवाइज ये मुद्दा आपके सामने आ ही नहीं पाता। तो इस तरह का देखो इंसिडेंट्स, ये आपसे एथिक्स वगैरह में कहीं भी पूछा जा सकता है कि अगर आप कहीं के डीएम, एसडीएम है या एसपी हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने होती हैं, तो आप इसमें क्या करोगे। तो जनरली क्या किया जाना चाहिए, देखो, इट डजंट मैटर वेदर एक्सीडेंट इज डन बाई अ रिच पर्सन और अ पुअर पर्सन, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सीडेंट, ओके। जो प्रोटोकॉल्स हैं प्रॉपर फॉलो करने चाहिए। अगर अमीर आदमी ने मारा है फिर भी उसको उठा के जेल में बैठाओ, गरीब ने बैठा मारा है तो गरीब को भी उठा के जेल में बैठाओ। जाहिर सी बात है, जो पर्सन रिच है उसके वो बेटर एक्सेस ऑफ लॉयर हो सकता है, उसको बेटर एक्सेस ऑफ जस्टिस मिल सकता है, और बहुत ही अर्ली जस्टिस मिल सकती है। जस्टिस नहीं कहेंगे, एक तरह से उसको बेल वगैरह जो है वो बहुत ही आसानी से मिल सकती है। भाई जो अमीर अच्छे लॉयर्स को हायर कर सकते हैं, दांव पे जानते हैं, वो पहले ही उसको बेल ला के दे देंगे। वहीं जो गरीब आदमी है, सेम उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो सरकारी वकील उसको मिलेगा, तो वो भी मतलब जल्दी करके उसको बेल दिलवा सकता है। तो जो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, इसमें हमको ये देखना है कि जो अमीर व्यक्ति है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसकी वजह से उसको एक्सेस जल्दी मिल जाता है जुडिशरी का, ओके। तो यहाँ पर भाई पैसे वाला होना गुनाह नहीं है, और गरीब होना भी गुनाह नहीं है, ओके। बट यही है कि जस्टिस है, जो जुडिशरी है, उनको एक कंपैशनेट अप्रोच रखनी चाहिए गरीबों के प्रति, और अमीरों के प्रति वैसी अप्रोच रखनी चाहिए जिस हिसाब से वो ट्रीट करते हैं। हाँ, इन्होंने इस माता के बच्चे को मारा है, एक सिंगल मदर है, आप समझ सकते हैं, मनी डजंट मैटर टू हर, क्या करेगी ये पैसे का। इसके पास इसका एक पुत्र था, बेटा था, जिसके सहारे से जी रही थी, है ना। 23 साल का इसने पाल पोस कर 23 साल का इसको बच्चे को कर दिया, है ना। अपना ममता और पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया होगा इस बच्चे पर, और इसका पुत्र खो गया है ना। तो आप इसको पैसे में नहीं तोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही अब जस्टिस भी इसको नहीं मिल रही, बेचारी रो रही थी, मैंने आई हैव सीन दैट वीडियो, शी वॉज क्राइंग, इट वॉज हॉरेबल। तो ये आप जवाब दे सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। मेरे हिसाब से तो इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एक्सीडेंट। होता है, देखो, इस माँ ने अपने बच्चे को खोया है, ओके, और बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी अच्छे लोगों के साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं होती हैं, दैट इज़ ट्रू, बट इन लोगों के साथ जस्टिस, मतलब इस माता के साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। कैसे जीवन बीतेगा, मतलब एक तरह का ये ऐसा दुख है ना कि ख़त्म नहीं हो सकता है, मौत के साथ, मौत के बाद भी नहीं ख़त्म होगा, आई डोंट थिंक। ये तारिक रहमान मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वसंत उत्सव। ये नोएडा में मनाया गया है, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सजावट की है, देख रहे हो, यहाँ पे गमला है, ओके, गमले से फूल गिर रहे हैं जबकि ये गमले ही रखे हुए आप देखोगे, है ना। इट इज़ अ ब्यूटीफुल। और देखो, रशिया यूक्रेन की जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रही थी, यहाँ पे यूएसए बैठते हैं, यहाँ पर यूक्रेन के आदमी बैठेंगे, रशिया के आदमी बैठेंगे, तो ये एक तरह से डेडलॉक क्रिएट हो गया है, बातचीत बन नहीं पा रही है, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंड इसमें क्या है, दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, इरा ऑफ वॉर नहीं है, प्लस डिप्लोमेसी से बात करनी चाहिए। तीसरी बात है कि ऑल स्टेक होल्डर्स की अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ट्रंप और पुतिन मिले थे आपके अलास्का में, दो लोग इम्पोज करते हैं पीस यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर जेलेंस्की नहीं था, प्लस कभी कभी जेलेंस्की मुंह उठा के मुंह धुल के पहुंच जाते हैं ट्रंप से मिलने कि हम पुतिन को सबक सिखा देंगे और वहाँ पीस उस पर इम्पोज कर देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड इंडिया इज ऑल्सो नॉट विद दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स। इंडिया चाहता है कि अगर पीस चाहिए तो रशिया यूक्रेन भी उस टेबल पर बैठे जहाँ पर पीस की बातें हो रही हैं, अदरवाइज यू कैन नेवर रीच ऑन पीस, ओके। इंडिया का स्टांस ये है, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस, इंडिया इज नॉट ऑन द साइड ऑफ यूएसए, इंडिया इज नॉट ऑन द साइड ऑफ रशिया, इंडिया इज नॉट ऑन द साइड ऑफ यूक्रेन, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस, क्योंकि ये जो 21st सेंचुरी है ये इंडिया की सेंचुरी है। IUCN स्टेटस ये लॉगर है टर्टल का है, वल्नरेबल, वल्नरेबल है, याद रखिएगा इसको। ये साइज में छोटे होते जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं, और इनकी रिप्रोडक्टिव आउटपुट कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुद्दे की बात ये है, इसका हेड देखोगे ना, लॉगर हेड, रिमेंबर दिस। और ये कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली ये रेप्टाइल हैं, आप देखोगे ऑमनीवोरस हैं, कुछ भी खा लेते हैं, और अफ्रीका कई जगह मिलते हैं, इंडिया में भी आते होंगे घूमने फिरने। 37 राज्यसभा की सीटों पर आपको पता है कि 6 साल का टेन्योर होता है, 1/3 हर 2 साल में इन पर चुनाव होते हैं,
ओके, 37 सीटों पे है, तो ऐसा मानना जा रहा है कि 25 तो बीजेपी जीत जाएगी, 15 अपोजिशन वाले जीतेंगे। 10 स्टेट में है, आप जान लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इन चुनावों में होता क्या है, देखो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, बाई इनियल रहते हैं, हर 2 साल में एक बार, प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इसका होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। 1/3 ऑफ इट्स 245 मेंबर, जिसमें से बेसिकली 250 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से 238 पे तो चुनाव होता है, 12 को अपन लोग क्या कर देते, अपन नहीं करते, बेसिकली प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है, याद रखिएगा इसको। 6 साल का टर्म होता है, मैं बता चुका हूँ, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 30 साल का उम्र पूरी करे हो, यही कांस्टेंट मतलब इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, ये ओपन बैलेट से होता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओपन बैलेट। देखो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव सीक्रेट से होता है, ओके, प्लस अदर एमपीज जो लोकसभा के एमपीज हैं, इनका भी सीक्रेट बैलेट से ही होता है, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो ओपन बैलेट से होता है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, वेनेजुएला के ऑयल को खरीद सकते हैं क्या इंडिया वाले? तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वेनेजुएला के ऑयल को खरीदने के। डोनाल्ड ट्रंप ने देखो यूनिलेटरली अनाउंस कर दिया था कि न्यू दिल्ली एग्री कर दिया, मतलब मोदी ने कह दिया कि वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे, लेकिन जब जॉइंट स्टेटमेंट पास किया गया तो उसमें कोई ऐसा मेंशन ही नहीं था कि हमने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है। तो ट्रंप की बात कुत्ते की लात जैसी बात है, तो कुछ नहीं मानना है। ट्रस्ट योर कंट्री, ओके। वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल था बॉटम हैवी है, हाई विस्कोसिटी है, और एसिड नंबर भी इसका हाई है। इन सब का कहने का क्या मतलब है, अगर जिसकी विस्कोसिटी हाई होती है इसका मतलब है उसके अंदर रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है, पाइप्स के थ्रू फ्लो ही नहीं होगा, स्लो फ्लो होगा तो स्लो प्रोसेसिंग होगी, है ना, और पाइप में जम जाएगा तो पाइप को साफ करने का खर्चा होगा। हाई एसिड नंबर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, हाइयर नंबर ऑफ केमिकल मिक्सचर में रहते हैं। जितने ज़्यादा केमिकल्स उतना ज़्यादा डैमेज, है ना, उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम भी लगेगा, ओके। और इसमें कंटेंट हाई मेटल एंड नाइट्रोजन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से स्वीट ऑयल ना होके सावर ऑयल है, खट्टा तेल मान लो एक तरह से। तो हमारी रिफाइनरी हालांकि इसको प्रोसेस कर सकती हैं, इट इज़ ट्रू, बट इट टेक्स टाइम, है ना। और इंडिया ने बोल दिया कि देखो हम खरीद सकते हैं वेनेजुएला से, मुद्दा ये है, जाहिर सी बात है, खरीद तो हम कहीं से भी सकते हैं, इट इज़ आवर चॉइस। प्लस साउथ अमेरिका से अगर देखा जाए 10 से 13% ही हम तेल खरीदते आए हैं अब तक, और जिसमें वेनेजुएला का शेयर 1 to 2% रहा है ओवरऑल बास्केट में। इंडिया ने बोला है कि अगर 10 से 12% जो डिस्काउंट हमको मिलता रहा है उतना ही मिलेगा तो ठीक है, हम खरीद के हमारे लिए वायबल हो जाएगा इसको प्रोसेस करना, अदरवाइज इंडिया विल नॉट परचेज दिस। प्लस नो योर इंग्लिश, इंग्लिश अगर आपको इंप्रूव करनी है, गो फ्लाई अ काइट। आपको किसी से कहना है गेट लॉस्ट, और आपकी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते तो आप उसे कह सकते हैं गो फ्लाई अ काइट, जा बाहर जाके पतंग उड़ा। मतलब इफ़ यू आर ऑर्डरिंग अ पर्सन टू गेट लॉस्ट, इट इज़ अ वेरी मतलब सिंपल वे। मेड इन यूरोप की बात कर लेते हैं, मतलब यूरोपियन कमीशन ने बोला है कि आपको मेड इन यूरोप खरीदना है, और या तो यूरोप में ही बनाना है। कनाडा ने भी यही बोला, यूएसए भी प्रोटेक्शनिज्म, चाइना, रशिया ये सब करते हैं, ये सब करें तो ये पॉलिसी कही जाती है। इंडिया अगर यही काम कर देता है कि मेक इन इंडिया, है ना, स्वदेशी, है ना, और आत्मनिर्भर भारत, तो इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है कि नहीं, यही सारी बातें हैं। ये इमैनुअल मैक्रो ने भी बोला है कि अपन लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को, ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, मतलब ये करें तो ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, ओके। बस ये अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज़ है ना, जैसे डिफेंस हो गया, केमिकल्स हो गए, कार्स हो गए, इनको वो करना चाहते हैं प्रोटेक्ट। भाई इंडिया भी तो वही करता है, अपना एग्रीकल्चरल हो गया, हमारा भी तो वही स्ट्रेटेजिक सेक्टर है एग्रीकल्चर, ओके। हमारा डिफेंस हो गया, हमारा फार्मास्यूटिकल हो गया, और हमारे यहाँ और क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब हम अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर को करें तो तुम हमको क्रिटिसाइज़ करते हो। तो यही चीज़ है, वर्ल्ड में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, आई होप आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट, इंडिया इसराइल के एक्शंस को क्रिटिसाइज़ करना था एक जगह, तो इंडिया ने स्टे आउट, बोले हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे इसराइल को। ऐसा हुआ ये था कि मतलब इसराइल ने बम मार दिया, एक ये टेरिटरी है, पैलेस्टाइन की टेरिटरी है, बट इसको इसराइल करता है हेब्रोन में, तो वहाँ पे आतंकवादी होंगे, इसराइल ने बम मार दिया। भाई आतंकवादी को शेल्टर कौन देता है? पीसफुल लोग देते हैं, है ना, सिविलियन लोग देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक सिविलियन है, एक आतंकवादी है, बम आतंकवादी पे गिरेगा तो ये सिविलियन भी उड़ेगा ही। तो या तो तुम आतंकवादियों के साथ रहना बंद कर दो, तो इंडिया ने कहा हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सही कर रहा है वो। प्लस केरला ने एक, चूंकि इसमें चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन ईयर है, तो नेटिविटी कार्ड इशू करना शुरू कर दिए हैं। बहुत ही खराब मूव मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इंडिया में एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं सेकंड सिटीजनशिप की। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप होती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप। तो ये नेटिविटी कार्ड्स एक तरह से ये बताएंगे कि ये आदमी केरला का ही है।
इसमें क्या हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ट्रेन में कोई यूपी का आदमी जा रहा है, उससे बोलेंगे अपना कार्ड दिखाओ, नेटिविटी कार्ड, उसके पास नहीं है तो उसको हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, वायलेंस फेस करना पड़े। ओके, फिर बोले कि हमारी तो नेटिविटी केरला की है, तो उस असैसिनेशन एक्टिविटी केरला वाला कंट्री डिक्लेयर करने पर आ जाएंगे। तो ये एक तरह से एक पब्लिसिटी स्टंट है कम्युनिस्ट पार्टी का, बहुत ही बेकार चीज़ है। और जाहिर सी बात है, अब ये देखो ये बिल इशू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है गवर्नर के पास जब असेंट के लिए जाए, गवर्नर इसे मना कर देगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, देखो गवर्नर काम नहीं करने दे रहा है और ये नहीं करने दे रहा है। ये फर्जी बिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई एम हाईली अगेंस्ट दिस, क्योंकि कोई भी चीज़ जो देश की सोवर्निटी को, इंटीग्रिटी को ख़त्म करने की और उस पर चोट डालने की बात करती है, आई एम हाईली अगेंस्ट दिस। आपका क्या विचार है, आप इसमें कह सकते हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि जो रेशियल स्लर्स होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के आदमी को चिन्नी और ये सब कुछ कह दिया, तो उनको भी एक हेट क्राइम माना जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल दिया, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आएगा कि वो इसको मानती है कि नहीं मानती है। तो इस पर अगर कोई अपडेट होगी तो मैं इसको लेकर आऊँगा। नेक्स्ट, 2 टॉडलर्स एक नाले होते हैं ना, उनमें डूब के मर गए, ठीक है कि नहीं। तो आप अगर इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप इसके डीएम हैं, एचडीएम हैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या करते। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ एप्स्टीन फाइल्स की। तो ये प्रेजर के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया है। तो देखो बहुत बड़ा इशू है, ये अभी से नहीं चलता रहा है। अब मैं इसको आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो पिरामिड मैंने डिस्कस किया था ना, तो यहाँ पर इल्यूमिनाटीज़ रहते हैं, उसके ऊपर ये 13 इल्यूमिनाटी, मतलब 13 जो ब्लड लाइन्स हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं। तो ये देखो, ये डिज्नी की डोनाल्ड डक बैठी है। ओके, इस इमेज को देखोगे ना, बहुत साल पहले आई थी, यहाँ से 50 साल पहले की इमेज है। तो कुछ लोग जो इसके बारे में सच्चाई जानते थे, वो कुछ ना कुछ क्लूज छोड़ते रहे हैं, वैनिश होते रहे, उनको मार दिया जाता था, वो अलग बात है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस पोस्टर को क्या लिखा हुआ। इसका बोट इल्यूमिनाटी ये कहना चाहता है, इसको आप वैसे पढ़ देखो, ASK आस्क अबाउट ABOUT अबाउट इल्यूमिनाटी। ओके कि नहीं, जो इल्यूमिनाटीज़ हैं, जो 13 रॉयल फैमिलीज़ हैं, आपको उसको पूछना है। दिस इज़ व्हाट दैट क्या कहेंगे इसको, एप्स्टीन फाइल इज़ ऑल अबाउट। जो इल्यूमिनाटी हैं, जो एलीट है, जो सेटनिस्ट हैं, सेटन को वर्शिप करने वाले हैं, जो बच्चों को खाने वाले हैं, जो इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन्स हैं, जो वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सारी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसने देखो रिज़ाइन कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं अभी, तो ये सिर्फ रिज़ाइन कर रहे हैं, इनको तो फांसी होनी चाहिए। ये PDF मैं इस चैनल पे भेज दूंगा, टेलीग्राम के पर न्यूज़ टू नोट्स। आप प्लीज़ इसको जाके सर्च कर सकते हैं, @ करके सर्च करिए, और ये वाला आपको सिंबल मिलेगा, प्लस आप इसको स्कैन करके भी वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।